कैसे हैं आप लोग। जब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि किस किस को डाउट है, और बहुत सारे डाउट्स मेरे पास आते भी हैं कि मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें, क्या क्राइटेरिया है। मैंने क्वेश्चन जब स्टोरी पर पूछा था तो बहुत लोग के डाउट्स थे, और मैंने सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करके डाटा कलेक्ट किया है, और आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन कैसे करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। सो वीडियो को सेव कर लेना, या फिर कोई नोटबुक लेकर बैठिए, नोट कर लेना। ऑफिसर्स हो या फिर रेटिंग्स हो, अब ऑफिसर्स और रेटिंग्स क्या क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे इनके क्या क्या कोर्सेज रहते हैं, कैसे ज्वाइन होता है। ऑफिसर्स मेनली क्या होते हैं, दो डिपार्टमेंट होते हैं, डेक ऑफिसर्स और इंजन ऑफिसर्स। इसका हम बाद में देखेंगे। डेक ऑफिसर्स और इंजन ऑफिसर्स। डेक ऑफिसर्स में क्या रहता है, कैप्टन जो हेड रहता है, उसी के इक्विवेलेंट अगर इंजन ऑफिसर्स में देखें तो चीफ इंजीनियर रहता है। फिर देखेंगे इधर तो चीफ मेट रहता है, उसी के इक्विवेलेंट सेकंड इंजीनियर रहता है। फिर आएगा यहां पे सेकंड मेट, और इसी के इक्विवेलेंट यहां पे थर्ड इंजीनियर। थर्ड मेट और यहां पर फोर्थ इंजीनियर। ये इक्विवेलेंट हैं और इनकी रैंक्स की सैलरी भी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। इसमें एक और एडिशनल होता है ऑफिसर, कहते हैं ईटीओ, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, उनको भी इंजन डिपार्टमेंट में ही कंसीडर किया जाता है। अगर हम एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना है तो हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज क्या होनी चाहिए, या फिर कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि अगर मर्चेंट नेवी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो एज एन ऑफिसर ही ज्वाइन करो, जीपी रेटिंग मत करो आप। वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं करनी चाहिए। एज एन ऑफिसर के लिए क्या होता है, एक इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, IMU CET। एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो होता है अगर आप एज एन ऑफिसर मर्चेंट नेवी के किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हो तो आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब ये एग्जाम के लिए अगर आप, सबसे पहली बात जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, बेसिक क्राइटेरिया। ये बेसिक है सभी के लिए। क्या रहेगा, आपको PCM से आपका 12th होना चाहिए, 12th विद PCM, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, आपके PCM में मिनिमम 60% होनी चाहिए, ये बेसिक क्राइटेरिया है। इंग्लिश में आपके 10th और 12th में किसी भी एक स्ट्रीम में आपके 50% से ज्यादा होने चाहिए। मेडिकली फिट आप होने चाहिए, किसी भी कोर्स के लिए बता रहा हूं मैं, जो ऑफिसर के लिए अगर आप ज्वाइन करेंगे, मेडिकली फिट आप होने चाहिए। ये मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया है जो आपको होना चाहिए आपके पास। अब जिनके पास PCM नहीं है, उन्होंने 12th किया हुआ है, PCM नहीं है, बायो है या फिर आर्ट साइड से किया हुआ है, उनको क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले जिनके पास PCM है उनका मैं बताता हूं। ये किस किस के लिए होता है। अगर आपको डेक साइड ज्वाइन करना है तो आपको IMU CET देना ही पड़ेगा, क्योंकि डेक साइड के लिए जो कोर्सेज रहते हैं वो या तो आप DNS कर सकते हो या फिर आप BSc इन नॉटिकल साइंस कर सकते हो। ये अगर आप डेक ऑफिसर आपको ज्वाइन करना है। लेकिन अगर आप इंजन ऑफिसर ज्वाइन कर रहे हो तो आपको सिर्फ, अगर आप BTech में आफ्टर 12th एडमिशन ले रहे हो ना, तभी आपको IMU CET देना पड़ेगा, क्योंकि एज ए इंजन ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए आपके पास दो और ऑप्शन होते हैं। एक तो आपको जो BTech कोर्स है इसमें सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री मिल जाती है, लेटरल एंट्री आपको मिल जाती है अगर आपने क्या किया होगा, कोई भी 10th के बाद डिप्लोमा किया होगा इंजीनियरिंग में। 3 ईयर का डिप्लोमा होता है। अगर आपने वो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कोई भी इंजीनियरिंग में, तो आपको सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री मिल जाएगी BTech मरीन इंजीनियरिंग में। उसमें आपको IMU CET नहीं देना पड़ेगा। एक और ऑप्शन होता है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप ऑलरेडी एक मैकेनिकल इंजीनियर हो और आपको मर्चेंट नेवी में जाना है, तब एक कोर्स होता है GME, ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग। ये आप कर सकते हो। इसके लिए भी आपको IMU CET नहीं देना पड़ेगा। 1 साल का कोर्स होता है ये, 1 ईयर का। 1 ईयर का कोर्स आप
कर सकते हो, और ये इक्विवेलेंट होगा कि आपने बीटेक मरीन इंजीनियरिंग किया होगा। सो IMU CET ये तो आपको पता चली गया कि सिर्फ 3 चीजों के लिए देना है, या तो आप DNS कर रहे हैं, या फिर आप BSc कर रहे हैं नॉटिकल साइंस में, या फिर आप बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं। इन सब के लिए आपको IMU CET कंपलसरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। अब IMU CET इसका हम कैसे फॉर्म फिल करते हैं, कैसे हम इसका एग्जाम होता है, किस किस मंथ में इसका एग्जाम होता है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, पूरा उसमें दिखाएंगे कि कैसे उसका फॉर्म फिल किया जाएगा और कैसे उनके एग्जाम किस किस महीने में कंडक्ट होते हैं, क्या इसमें क्या कोर्सेज रहते हैं, और क्या उसका सिलेबस होता है, कहाँ से इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो इसका मैं एक सेपरेट IMU CET पे ही वीडियो बनाने वाला हूँ। लोग बोलते हैं कि कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए, DNS अगर डैक ऑफिसर बनना है, और BSc कौन सा करना चाहिए। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूं DNS। क्यों? क्योंकि ये 1 साल का कोर्स होता है। इसके बेनिफिट्स थोड़ी हैं कि 1 ईयर का कोर्स होता है। दूसरा इसमें क्या होता है, प्री जॉब होती है, मतलब आप पहले आपकी जॉब लगेगी, बाद में आपका कोर्स होगा DNS। उसके बाद आपकी फीस भी इसमें ऑलमोस्ट लाइक आप अगर ले लो तो 6 to 12 lakhs डिपेंड ऑन द इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं। सो 6 से 12 लाख इसकी फीस है। अगर आप इधर आओगे BSc में तो ये 3 ईयर का कोर्स है। जॉब पहले नहीं लगेगी, जॉब आपकी कोर्स के टाइम में आपका सिलेक्शन होगा, या कोर्स के बाद भी होता है कुछ केसेस में, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, किस्मत अच्छी नहीं है। और तीसरा आपका रहेगा, इसकी फीस काफी ज्यादा है। इसकी फीस ऑलमोस्ट आप 10 लाख से 18 लाख तक इसकी फीस है। दोनों का पर्पस सेम ही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आप कोर्स करेंगे, उसके बाद 18 महीने आप, ये प्री सी ट्रेनिंग हो गई, ये प्री सी ट्रेनिंग है। अब सी पर जो आप ट्रेनिंग करेंगे उसमें 18 महीने आप शिफ्ट पर रहेंगे। उसके बाद आप प्रमोशनल एग्जाम दे सकते हैं सेकेंड मेट के लिए। बनते थर्ड मेट है, मगर हमें COC जो सेकेंड मेट का क्लियर करना होता है। तो 18 महीने आप शिफ्ट पर रहेंगे, इसमें आप 12 महीने शिफ्ट पर रहेंगे। इसकी प्री सी ट्रेनिंग 3 ईयर की है, और 12 महीने आप शिफ्ट पे रहेंगे। 12 महीने के बाद आप एग्जाम दे सकते हैं, COC निकालेंगे किसका, सेकेंड मेट का। फाइनली सेम ही हो जाता है, मतलब ये 3 साल का कोर्स आपने किया, और यहां से आप 12 महीने करने के बाद, यानी आपके 4 साल के बाद आप सेम ही बन जाते हो, एग्जाम दे रहे हो। यहां पे 1 साल का कोर्स किया, यहां पे 18 महीने, यहां पे मतलब जो 4 साल में हो रहा है वो 2.5 साल में हो जा रहा है, क्योंकि एग्जाम आप यहां भी दे रहे हो, यहां भी दे रहे हो, दोनों सेम ही हो जाता है। तो मैं इसलिए DNS को प्रेफर करता हूं। अब आते हैं इंजन ऑफिसर्स पे। अगर आपको इंजीनियर ऑफिसर्स में जाते, तो इसके मैंने ऑप्शंस आपको बताए थे। IMU CET वाला तो मैंने आपको बताया, जो बीटेक है, बीटेक आप कर सकते हैं। या फिर आप ऑलरेडी अगर 10th के बाद कोई आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का, 3 इयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री ले सकते हो बीटेक में। या फिर आपने अगर ऑलरेडी मैकेनिकल इंजीनियर हो, 4 ईयर की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, GME ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग का 1 साल का कोर्स आप कर सकते हो। और इस किसी भी कोर्स में, बीटेक हो या लेटरल एंट्री कहीं भी हो, आपको प्री जॉब नहीं मिलेगी। आपको जॉब्स जो मिलेंगी या तो आपके कोर्स हो रहा होगा तभी मिलेगी, आप कंप्लीशन के बाद मिलेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है कि कोर्स के टाइम ही आपको जॉब मिल जाती है, जब आप कोर्स कर रहे हो, तो अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तब। लेकिन इंडियन ऑफिसर्स में भी जो ETO रहता है, उसके लिए भी आपको IMU CET नहीं होता है। तो मैं एक सिंगल वीडियो इन दोनों के लिए लेने वाला हूँ, GP रेटिंग और ETO के लिए। इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहता है, आप DNS कर रहे हो, आप बीटेक कर रहे हो, या फिर आप BSc कर रहे हो, तो इसमें एज क्राइटेरिया है आपका 17 to 25। ये कुछ कॉलेजेस का अलग होता है, कुछ जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका अलग है, वो आपको चेक करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट कुछ मोस्ट ये कॉमन है कि 17 to 25 ये इनका एज क्राइटेरिया है। तो अगर हम इंस्टीट्यूट्स की बात करें, तो इंस्टीट्यूट्स अगर टॉप इंस्टीट्यूट्स आते हैं उसमें तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट पुणे TMI, या फिर एमिट आता है चेन्नई, IMI कोलकाता, ये आपके आते हैं जो बेस्ट। अच्छा, फीस कितनी इसकी होती है, मैं फीस अगर आपको बताऊं तो DNS की फीस ऑलमोस्ट है, अगर आप देखें तो 6 to 12 lakhs तक जाती है। अगर BSc नॉटिकल साइंस की फीस आप देखें तो BSc नॉटिकल साइंस की फीस ऑलमोस्ट 12 to 18 lakhs तक है।
अगर आप बीटेक की फीस देखें तो बीटेक की फीस ऑलमोस्ट है 15 to 24 lakhs। तो फिर ये तो था जिनके पास पीसीएम है 12th में, और जो एलिजिबल हैं इसके लिए तो वो ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर जिनके पास पीसीबी है या फिर आर्ट साइड से जिन्होंने किया है, वो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अगर वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। पीसीबी वाले क्या कर सकते हैं, ओपन बोर्ड से आप पीसीएम से एग्जाम दो और 60% से ज्यादा लेकर आओ पीसीएम में। जितना ज्यादा परसेंटेज होगा इतने ज्यादा अच्छे चांसेस होंगे अच्छी कंपनीज में सिलेक्ट होने के। आर्ट साइड में क्या कर सकते हैं कि आर्ट साइड वाले भी सेम है, ओपन बोर्ड से आप एग्जाम दे दो और इधर आ जाओ, मतलब पीसीएम से आप 60% लेकर आओ। जिनके पीसीएम में 60% से कम है, जिनके पीसीएम में अगर 60% से कम है तो वो इंप्रूवमेंट दे दो, अगर आपको मर्चेंट नेवी में आना ही है तो, क्योंकि ये आप है, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप जीपी रेटिंग कोर्स करो। उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। जीपी रेटिंग कोर्स जो 6 महीने का कोर्स होता है और ईटीओ का 4 महीने का एक, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की होगी, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो लेंगे। आईएमयू सीईटी का फॉर्म कैसे भरते हैं पूरी डिटेल उसमें देखेंगे, कौन कौन से मंथ में एग्जाम होता है, वो सारा कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। मैं छोटी सी कोशिश आप लोगों के लिए की है, एक कमेंट में मुझे जरूर बताना हाउ वाज इट, और बाकी नेक्स्ट वीडियोस में लाने वाला हूं। एक वीडियो जीपी रेटिंग प्लस ईटीओ के लिए, दूसरी वीडियो पूरा आईएमयू सीईटी का फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कब आता है, ये सारी डिटेल बताऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।